बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ऑलमोस्ट हमारा लास्ट टॉपिक है कोर्स आउटलाइन का, और इस चैप्टर का नाम है वैल्यू एनालिसिस। अब वैल्यू एनालिसिस क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वैल्यू क्या होता है। जब हमें वैल्यू की पता चल जाएगा क्या होता है, तो फिर इसके बाद हम उसका एनालिसिस पढ़ेंगे कि वैल्यू एनालिसिस क्या होता है। ठीक है। वैल्यू जब हम जनरल टर्म में बात करते हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें कहते हैं कि इस चीज़ की कितनी कीमत है। जैसे कहते हैं ना, मोबाइल की वैल्यू कितनी है, तो इसका मतलब है उसकी प्राइस कितनी है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पढ़ेंगे तो इसका मतलब ही मोर और लेस यही है कि किसी चीज़ को परचेज़ करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को मैन्युफैक्चर करने के लिए या परचेज़ करने के लिए जो मिनिमम मनी आपको रिक्वायर होती है, उसको आप कहते हैं ये वैल्यू है। ठीक है, दोबारा सुन लें। किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी आपको रिक्वायर होती है, उसको कहते हैं ये वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लैपटॉप है, उसको अगर आप परचेज़ करने जाएं जिसकी 40,000 प्राइस हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 40,000। अब जैसे जैसे वो प्रोडक्ट कंज्यूम होती जाती है या पुरानी होती जाती है, तो उसकी वैल्यू फिर ड्रॉप होती जाती है। सो ये होती है वैल्यू। किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके ऊपर जो मिनिमम कॉस्ट आती है, उसको आप क्या कहते हैं? वैल्यू। अब इसके आगे कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे पहली है यूटिलिटी वैल्यू। अब यूटिलिटी वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो दिखने में कितनी यूज़फुल लगती है। जैसे होता है ना कि आप कोई मोबाइल लेते हैं, तो आपको कहते हैं, आप जब उसको हाथ में पकड़ते हैं तो आप कहते हैं इसकी फ़ील बड़ी अच्छी आ रही है, या इसकी बड़ी प्रीमियम फ़ील आ रही है, या एक चीज़ दिखने में बड़ी जो है वो प्रीमियम क्लास की लग रही है। तो जो जिस प्रोडक्ट को देखने में उसकी यानी एक प्रीमियम लुक आए, वो बड़ी यूज़फुल सी उसकी लुक आए, तो उसकी जो वैल्यू होती है उसको आप कहते हैं ये यूटिलिटी वैल्यू है। फिर एक इसकी टाइप होती है स्टीम वैल्यू। स्टीम वैल्यू वो होती है जो आपका कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद जो आपको देता है ना फीडबैक, तो उससे जो आपको उसकी वैल्यू पता चलती है, उसको आप कहते हैं स्टीम वैल्यू। आपने मोबाइल दिया कस्टमर को, बेचा, उसने यूज़ किया, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके फीचर्स, उसके फंक्शंस को यूज़ किया, उसके बाद जो उसने आपको बताया ना कि इस मोबाइल में मुझे ये अच्छा लगा, ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो वो जो वैल्यू आप वहाँ से काउंट करते हैं उसको आप स्टीम वैल्यू कहते हैं। फिर एक इसी तरह होती है कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू ये होती है कि अब उस मोबाइल को मैन्युफैक्चर करने में जो बाकी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई हैं, लेट्स सपोज लेबर की कॉस्ट, या उस मोबाइल में जो मटेरियल लगा है वो कॉस्ट, या ओवरहेड कॉस्ट जो होती है, बिजली के बिल वगैरह, गैस के बिल, ये जो उसमें सारे आते हैं, ये आपकी कॉस्ट वैल्यू में आ जाते हैं। फिर होती है एक्सचेंज वैल्यूज़। एक्सचेंज वैल्यू ये होती है कि आप किसी एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल के साथ जब आप एक्सचेंज करते हैं, उसके इक्विवेलेंट जो होते हैं, यानी लेट्स सपोज एक कोई सैमसंग का मोबाइल है और एक कोई हुआवे का मोबाइल है, दोनों की प्राइस इक्वल है, तो आप जब एक्सचेंज करते हैं, एक शख्स दूसरे को दे दे, दूसरा उसको दे दे, तो इससे जो वैल्यू, वो वाली वैल्यू, उसको हम कहते हैं एक्सचेंज वैल्यू। यानी सिमिलर प्रोडक्ट को जब आप आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। अब एक्सचेंज कब करते हैं? जब दोनों की प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ जो हैं वो सेम हो। अब ऐसा नहीं है एक प्रोडक्ट बहुत अलग क्वालिटी की और दूसरी लो हो तो आप एक्सचेंज कर लें, ऐसे नहीं एक्सचेंज होगा। जब दोनों की प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ इक्वल होंगी तो फिर एक्सचेंज होगी। अब ये इसका एक फार्मूला भी नीचे गिवन है, इससे भी समझ आती है। वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे पता चलती है? परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन स्लैश या ओवर कॉस्ट। इसका क्या मतलब है कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट कितनी आई है और उसके अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस कितनी है। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन से मुराद ये है कि जब वो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो वो जो फंक्शंस आपको देती है, फंक्शनैलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन। डिवाइडेड बाय कॉस्ट है, यानी उस प्रोडक्ट के ऊपर जो टोटल कॉस्ट आई थी, तो इन दोनों का अगर आप फाइंड करें तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट आ जाएगी कि इस प्रोडक्ट की एक्चुअल कितनी वैल्यू।
सो ये था वैल्यू। अब वैल्यू एनालिसिस से पहले हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ वैल्यू एनालिसिस, यानी ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था और इसकी ज़रूरत कैसे पेश आई थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद ना, आपको पता है जो दुनिया में 2 आलमी जंगें हुई थी, वर्ल्ड वार 1 हुई थी, एक वर्ल्ड वार 2। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो स्किल्ड लेबर थी और रॉ मटेरियल थी, इसकी शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, जब इन चीज़ों की शॉर्टेज हुई तो प्रोडक्ट्स भी बनना कम हो गए। जब प्रोडक्ट्स बनना कम हुई तो वहाँ पे कुछ लोगों ने देखा अगर इसी तरह काम चलता रहा तो फिर लोगों की ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी। देखें, आजकल बिलियंस की आबादी है पूरी दुनिया में, और लेट्स सपोज कि इसी तरह कंपोनेंट्स कम हो जाएं या मटेरियल कम हो जाए तो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा तादाद में नहीं बनेंगे, तो ज़्यादा इसी तरह लोगों को अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये तो बड़ा इशू होगा ना। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद यही शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग मर गए थे, मुल्क तबाह हुए थे, जंगें हुई थी। तो उसमें फिर स्किल लेबर जो थी ना, जिन लोगों के पास स्किल था उनकी भी कमी हो गई थी, रॉ मटेरियल भी कम हो गया था। तो वहाँ पे ये ज़रूरत पेश आ गई कि कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें कॉस्ट कम यूज़ हो, मटेरियल कम यूज़ हो, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो अच्छी बन जाए। ठीक है, अब ज़्यादा तादाद में मटेरियल भी अवेलेबल नहीं था, स्किल लेबर भी अवेलेबल नहीं थी, रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे। तो कुछ लोगों ने सोचा, ये सबसे पहले तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी GE, जनरल इलेक्ट्रिक USA में, उसने ये सबसे पहले तो आइडिया फ्लोट किया था कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें रॉ मटेरियल भी कम यूज़ हो और जिसमें लोग भी कम इन्वॉल्व हों, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो उतनी की उतनी रहे, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए। सो फिर एट दी एंड ये एक शख्स थे, लॉरेंस डी माइल्स इनका नाम था, ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के ही एम्प्लॉई थे। इन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला, उन्होंने एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें कॉस्ट कम लगती थी और क्वालिटी जो है ना प्रोडक्ट की वो उतनी की उतनी ही रहती थी। तो उन्होंने इस प्रोसेस को नाम दे दिया वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, तो ये प्रोसेस बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वार 2 से। अब आ जाते हैं वैल्यू एनालिसिस एग्जैक्ट होता क्या है। वैल्यू एनालिसिस बेसिकली ये है, ये रिलेशनशिप होता है डिज़ाइन और फंक्शन के दरमियान में और किसी प्रोडक्ट के मटेरियल और कॉस्ट के दरमियान में। इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट को कम किया जाए, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी की उतनी रहे। यानी एक ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस किया जाए जिसमें, जैसे ये मोबाइल फ़ोन बन रहा है तो इसकी अब एक क्वालिटी है ना, कल को अगर मोबाइल फ़ोन का मटेरियल कम हो जाता है तो आपने मोबाइल फ़ोन की जो मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि बेशक मटेरियल कम हो जाए, इसके ऊपर कॉस्ट कम आए, लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी की उतनी रहे। सो वैल्यू एनालिसिस की जो डेफिनेशन है इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है जी, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कॉस्ट को कम कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो उतनी की उतनी रहती है। तो इसकी डेफिनेशन आप किसी भी तरीके से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ये मेरे 2 डेफिनेशन दी हुई हैं। इट इज़ एन अप्रोच टू इम्प्रूविंग द वैल्यू ऑफ एन आइटम और प्रोसेस बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स एंड देयर एसोसिएटेड कॉस्ट। मकसद इसमें भी वही है कहने का कि आपने समझना है किसी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, इस पर कितना मटेरियल लग रहा है और इसकी क्वालिटी क्या है। फिर आपने वैल्यू एनालिसिस की जो प्रोसेस है इसको यूज़ करना है, और इसको जब आप यूज़ करेंगे तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी की उतनी रहेगी। फिर आ गया जी व्हाट इट डज, यानी ये वैल्यू एनालिसिस करता क्या है। तो सबसे पहला ये करता है एनालाइज द फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये एनालिसिस सबसे पहले ये देखता है कि ये प्रोडक्ट फंक्शन क्या प्रोवाइड कर रही है, ये मोबाइल कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। मोबाइल की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट है वो कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, पहला काम ये करता है। दूसरा है स्टेट्स एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर ईच फंक्शन, यानी जो भी वो फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना उस सब की एक एस्टिमेटेड कॉस्ट हमें बताता है। फिर तीसरा है डेमोन्स्ट्रेट ए फंक्शन एज कम्पेयर्ड विद दैट ऑफ ए कंपेटिटर्स, यानी तीसरे नंबर पे हमें ये करता है कि जो फंक्शन अभी है ना हमारा, इसके मुकाबले में हमारे कंपेटिटर का फंक्शन कितना महंगा है या कितना सस्ता है या किस तरह का है, हमें ये बताता है।
फॉर एग्जांपल एक सैमसंग का मोबाइल है, एक हुआवे का है। तो अब सैमसंग वाला जब करेगा वैल्यू एनालिसिस, तो उसको वैल्यू एनालिसिस के बाद ये पता चलेगा कि हुआवे के जो फंक्शन है वो कितनी कॉस्ट में पड़ रहे हैं। तो ये इसका एक ये काम करता है। फिर ये क्या करता है, इट इम्प्रूव द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वर्क। तो मैंने आपको पहले बताया कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब आप वैल्यू एनालिसिस को यूज़ करते हैं तो ये मटेरियल भी कम यूज़ होता है उससे, और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। फिर इससे इफ़ेक्टिवनेस काम की बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं। फिर आगे इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू ए प्रॉब्लम। तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको यूज़ करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो ये हैं कुछ काम ये वैल्यू एनालिसिस के। नेक्स्ट है व्हेन टू यूज़ वैल्यू एनालिसिस। इसको कब यूज़ किया जाएगा? सबसे पहला है टू आइडेंटिफाई नीडेड प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, यानी जब आपको किसी प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट रिक्वायर है तो उस वक्त आप वैल्यू एनालिसिस करेंगे। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट जब रिक्वायर होगी तो वहाँ पर आप वैल्यू एनालिसिस करेंगे। फिर दूसरा क्या है, टू लोअर प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे आप वैल्यू एनालिसिस यूज़ करेंगे। थर्ड पे टू प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट रीडिज़ाइन एक्टिविटीज़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीडिज़ाइन एक्टिविटी से मुराद ये है कि पहले आप एक प्रोसेस से अपनी प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, जब आप वैल्यू एनालिसिस करेंगे तो उस वक्त आप अपना जो है एक्टिविटीज़ उसको रीडिज़ाइन करेंगे। रीडिज़ाइन से मुराद है पहले आप एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जब आप वैल्यू एनालिसिस करेंगे तो उस वक्त रीडिज़ाइन हो जाएगा आपका प्रोसेस। नेक्स्ट है टू डिटरमिन द रियल वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी एक मोबाइल के 100 कंपोनेंट हैं, अगर लेट्स सपोज अलग अलग कर दें, कैमरा है, माइक्रोफोन है, टच है, बैटरी है, माइक्रोफोन है, इन सबको अलग ईच कंपोनेंट को अलग कर दें तो हर कंपोनेंट की रियल वैल्यू कितनी आ रही है, अगर हमें ये मालूम करना हो तो फिर उस वक्त हम वैल्यू एनालिसिस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हैं कुछ स्टेजेस जहाँ पे हम वैल्यू एनालिसिस को यूज़ करते हैं। अच्छा, आगे है जी वैल्यू एनालिसिस वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी होती है किसी चीज़ की महारत, यानी अगर हम इस चीज़ को यूज़ करें तो इसको यूज़ करते हुए इसकी महारत क्या है, ये हमें क्या फ़ायदा देगा। तो यहाँ पे पहले ये बताया गया है कि ये दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनमें टोयोटा है, निसान है, पैनासोनिक, ये वैल्यू एनालिसिस वर्कबिलिटी को यूज़ करती हैं। ठीक है, तो जब वो यूज़ करती हैं तो इससे क्या रिटर्न मिलता है, वो यहाँ पे ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला है दी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, यानी इससे हमें पता चल जाता है कस्टमर की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा कस्टमर एक्चुअल चाहता क्या है। फिर दूसरे नंबर पे हमें पता चल जाता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है, और उसके अगेंस्ट अगर हम सही तरीके से इसको प्रोड्यूस करें वैल्यू एनालिसिस के बाद तो फिर क्या कॉस्ट आएगी, ये पता चल जाएगा। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो हम इसको रीडिज़ाइन कर लेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। पहले एक पुराने तरीके से हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हम अपने प्रोसेस को रीडिज़ाइन कर लेंगे। नेक्स्ट है द कॉस्ट एसोसिएटेड विद फेलियर्स ड्यू टू पुअर और इनएडिक्वेट प्रोडक्ट डिज़ाइन। देखिए, पहले हमारी प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है वो पुअर था या इनएडिक्वेट था। इनएडिक्वेट होता है नामुनासिब होना या पूरा ना होना। तो पहले हमारी प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या था, पुअर था, इसकी वजह से फेलियर्स आ रहे थे, और जब तो उसकी वजह से कॉस्ट भी ज़ाया हो रही थी। तो जब हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन इम्प्रूव करना है और इस तरह इम्प्रूव करना है तो उससे हमारी कॉस्ट जो है वो फिर कम हो जाएगी। नेक्स्ट है जी वाई वैल्यू एनालिसिस इज़ नीडेड। तो इसकी ज़रूरत क्यों होती है जी? सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मीट करना है, फिर कस्टमर फीडबैक लेना, फिर प्रोडक्ट की प्लानिंग करने के लिए ज़रूरत होती है। पहले आप एक तरीके से प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं, फिर दूसरे तरीके से कर लेंगे, इम्प्रूव हो जाएगा आपका प्रोसेस। फिर है रिड्यूस्ड मटेरियल यूज़ एंड कॉस्ट, ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी बताया था, ये दो चीज़ें लाजमी होती हैं इसमें। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जब आप प्रोडक्ट को बना लेते हैं तो उसको कस्टमर तक पहुंचाना, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर है रिड्यूस्ड वेस्ट, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट की तो कुछ चीज़ें उसके साथ ज़ाया भी होती हैं, यानी समटाइम्स प्लास्टिक ज़ाया होता है। मैं आपको इसकी बहुत छोटी एग्जांपल देता हूँ कि जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, जब वो लकड़ी को तराशते हैं
तो साथ छोटी छोटी लकड़ी जो है उसके ऊपर से वो जब काटते हैं तो वो साथ ज़ाया होती जाती है। जब कुर्सी या मेज़ या बेंच बनाते हैं तो कभी आपने देखा तो साथ थोड़ी थोड़ी लकड़ी ज़ाया होती जाती है, वो उसके क्लिप से बन कर गिरते रहते हैं। इसी तरह प्लास्टिक जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो साथ वो भी ज़ाया होता है, मेटल भी ज़ाया होता है। तो जब आप वैल्यू एनालिसिस करेंगे तो इससे आपका वेस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन, ये तो डेफिनेट बात है। और फिर एंड पे है इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें वैल्यू एनालिसिस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है जी इसका प्रोसेस क्या है वैल्यू एनालिसिस करने का। सो ये 7 स्टेप होते हैं स्टूडेंट्स, इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके हम वैल्यू एनालिसिस कर सकते हैं। तो इनको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले है सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन। सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन के अंदर सबसे पहले आप ये देखते हैं कि वो कौन सी प्रोडक्ट है या वो प्रोडक्ट का कौन सा एरिया है जिसके अंदर आपने कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ठीक है, जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट है और इसका ये एरिया है, यहाँ पे कॉस्ट कम करनी है, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके पास जो एनालिसिस के हैं टूल्स हैं, परीतो चार्ट है, हिस्टोग्राम है या ABC चार्ट है, आप इन चार्ट्स को यूज़ करेंगे फिर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जनरल स्कोप, रिस्ट्रिक्शन एंड एम ऑफ द स्टडी इज़ डिफाइंड। यानी इस पर आप डिफ़ाइन करते हैं इस स्टेप के अंदर ये भी कि बेसिक हमारा पर्पस क्या है वैल्यू एनालिसिस करने का इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। सो ये 3 चीज़ें आप पहले स्टेप में करते हैं। सबसे पहले आप डिफ़ाइन करते हैं वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपने करना है वैल्यू एनालिसिस, जिसकी आपने कॉस्ट रिड्यूस करनी है। दूसरे नंबर पे आप एनालिसिस का कोई टूल यूज़ करेंगे, कॉमन परीतो चार्ट या तो फिर कोई भी यूज़ कर लेंगे। और तीसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, इस स्टडी का एम डिफ़ाइन करेंगे, मकसद इसका क्या है। ये है पहला स्टेप सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन का। सेकंड होता है एनालिसिस रिकॉर्डिंग। एनालिसिस रिकॉर्डिंग के अंदर क्या हम करते हैं, आप डाटा को गैदर करते हैं। ये लिखा हुआ है VA का मतलब है वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, बेसिक ये जो 7 प्रोसेस ये है ना, 7 स्टेप्स, ये सारे हैं एक तरह के ग्रुप में बैठकर आप ये करते हैं या टीम में बैठकर आप करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ये करती है वैल्यू एनालिसिस तो ये पूरा एक टीम में बैठ के, अकेला कोई बंदा ये नहीं करता। सो पहला आप काम क्या करेंगे, एग्जामिन द डाटा एट ए वर्चुअल एनालिसिस ग्रुप या टीम मीटिंग। तो आप सबसे पहले डाटा अपना जो है एग्जामिन करेंगे जिसके ऊपर आपने एनालिसिस करना है। डेफिनेटली जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका डाटा आपके पास होगा ना, कि ये कितनी कॉस्ट में बन रही है, इस पर कितनी लेबर लग रही है, कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी बिक रही है। तो ये डाटा आपके पास होगा, ये आप टीम मीटिंग में सबसे पहले सबके सामने ये रखेंगे। सेकंड है रिकॉर्ड द मिनट्स ऑफ ईच ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, मिनट्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये होता है किसी मसले के ऊपर गौर व फिक्र करना, सोचना, इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। और मिनट्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड द मिनट्स ऑफ ईच ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। मिनट्स ये होता है कि जब मीटिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो जो फाइनल पॉइंट्स होते हैं ना, जो लिखे जाते हैं, उनको आप कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उसने कहा कि आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वो सेशन है ना, वो मीटिंग जो हुई है उसके मिनट्स जो है ना उसको रिकॉर्ड कर लेना, ताकि जब एनालिसिस में नेक्स्ट स्टेप पे आप जाएंगे तो ये आपके पास सामने रिटन फॉर्म में मौजूद हो। फिर थर्ड इसमें अप्लाई द टेस्ट फॉर वैल्यू। तो आपने इसके ऊपर कोई टेस्ट अप्लाई करना है। और नेक्स्ट स्टेप प्रपोज फर्दर एक्शन, फिर उसकी बेस के ऊपर आपने कोई एक्शन लेना है। तो ये था सेकंड स्टेप एनालिसिस रिकॉर्डिंग। फिर आइडियाज़। आइडियाज़ में आप ये करते हैं, सबसे पहले राइट डाउन द मिनट्स ऑफ एनालिसिस मीटिंग एंड सर्कुलेट देम टू ग्रुप और टीम मेंबर्स फॉर फर्दर क्यूरिंग। यानी ये लास्ट स्टेप में जो आपने रिकॉर्ड किए थे ना मिनट्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, या आपने अब सारे टीम मेंबर्स के सामने रख देना है और उनसे कहना है अपने अपना आइडिया कोई ना कोई इसके ऊपर जनरेट करें और वो नेक्स्ट मीटिंग में हमारे पास लेकर आएँ। तो ये 2 काम करते हैं आइडियाज़ के अंदर। फिर है इनोवेशन, ये क्रिएटिविटी। अब जो आइडिया कोई ग्रुप मेंबर या टीम मेंबर लेकर आएगा उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी। उसके जो प्रैक्टिकल मेजर्स होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे
कि अगर ये वाला हम अप्लाई करते हैं तो उससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उससे कस्टमर ज़्यादा प्लीज्ड होगा, सेटिस्फाई होगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें जो अप्लाई करने वाली हैं वो इस स्टेप में हम देखते हैं। फिर आई वैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन के अंदर आप तमाम ये जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं या टीम के मेंबर्स हैं उनसे आप उनकी राय लेते हैं, उनकी सजेशन लेते हैं कि अगर ये वाला हम अप्लाई कर दें आइडिया जो इस मेंबर ने दिया है तो क्या उससे कॉस्ट कम हो जाएगी या ये प्रैक्टिकल है भी सही आइडिया या नहीं। ठीक है, तो इसकी में हम करते हैं इवैल्यूएशन। जितने भी आइडियाज़ आए हैं उन सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं और उन सब की पॉइंट स्कोरिंग करवाते हैं। जो आइडिया हमें बेस्ट लगे कि ये कॉस्ट कम करेगा उसको फिर हम जो है वो फाइनल कर लेते हैं। अच्छा, रिकमेंडेशन में जी आप फाइनल अपनी टॉप मैनेजमेंट जो है सारे वैल्यू एनालिसिस करके एक रिटर्न रिपोर्ट जो है टॉप मैनेजमेंट को दी जाती है जिसमें उनको रिकमेंडेशन दी जाती है। फाइनल डिसीजन डेफिनेटली उन्होंने लेना है, आपने रिकमेंडेशन उनको भेज देनी है। ये कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट होती है जी जिसके अंदर आप सारे पॉइंट्स प्लस और नेगेटिव लिख कर भेजते हैं उन्हें और उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाला अडॉप्ट कर लें। फिर इम्प्लीमेंट एंड मोनीटर, वो जो आपने भेजी है सजेशन उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर मोनीटर करेंगे। मोनीटर का मतलब आपको पता होता है कि उसकी रिपोर्ट को आप फर्दर टाइम एंड अगेन चेक करते रहते हैं। सही है जी। सो ये था जी हमारा वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस यहाँ पे ख़त्म होगी। आगे एक चीज़ होती है वैल्यू इनोवेशन। अब वैल्यू इनोवेशन और वैल्यू एनालिसिस थोड़े से मिलते जुलते हैं। वैल्यू इनोवेशन सिर्फ ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करती है या उसी टेक्नोलॉजी को पुरानी को अपग्रेड करती है जिससे कि कॉस्ट भी कम हो जाए और डिज़ाइन भी उसका इम्प्रूव हो जाए प्रोडक्ट का, तो उसको कहते हैं वैल्यू इनोवेशन। दोबारा सुन लें, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाती है या पुरानी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करती है जिससे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाए और उसकी क्वालिटी उतनी की उतनी रहे, उसको हम कह देते हैं वैल्यू इनोवेशन। ये दोनों मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। आप सर्च करिएगा आपको कहाँ पे डिफरेंस लगता है, और अगर कोई क्वेश्चन हो इसमें तो ज़रूर पूछिएगा। वेलकम। आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।